नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में जो 27 दिसंबर 2020 के दिन सेट का एग्जाम होने वाला है। उसके पहले हम कुछ क्वेश्चन पेपर देख रहे थे जिसमें हमने 2019 का और 2018 का क्वेश्चन पेपर देखा है। दोस्तों यह हमारे सामने 2018 का क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले हम 27 क्वेश्चन और उसका स्पष्टीकरण देख चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 28 से इसकी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने इससे पहले के जो क्वेश्चन पेपर है वह नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मार्क्सवादी विचारधारा के संदर्भ में हिंदी आलोचकों का कौन सा वर्ग संगत है? तो दोस्तों इसमें यह पूछा गया है कि जो मार्क्सवादी आलोचक है, अब मार्क्सवादी आलोचक किसे कहते हैं? तो जो आलोचक कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर आलोचना करते हैं उन्हें मार्क्सवादी आलोचक कहा जाता है। तो मार्क्सवादी आलोचक कौन है यह पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नंबर सी, यानी कि रमेश कुंतल मेघ, शिव कुमार मिश्र, शिवदान सिंह चौहान और कुंवरपाल सिंह, ये चारों के चारों मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं। दोस्तों शिवदान सिंह चौहान जो हैं इन्हें हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक माना जाता है। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि हिंदी के पहले मार्क्सवादी आलोचक कौन है? तो शिवदान सिंह चौहान। इनका एक ग्रंथ था जिसका नाम है भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। यह 1937 में लिखा गया था और इसे हिंदी का पहला मार्क्सवादी आलोचक ग्रंथ माना जाता है। तो आपको यह बात ध्यान में रखनी कि शिवदान सिंह चौहान को हिंदी का पहला मार्क्सवादी आलोचक माना जाता है और इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, जो कि 1937 में लिखा गया था, ये हिंदी का पहला मार्क्सवादी आलोचना ग्रंथ है। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यताओं का संगत वर्ग कौन सा है? तो इसमें पूछा गया कि इन चारों ऑप्शन में हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो कथन है वो कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो नंबर 1। दोस्तों जितने भी प्रश्न के सही उत्तर है मैंने उसको पहले ही टिक करके रखा है। तो अगर आप स्पष्टीकरण नहीं सुनना चाहते हैं तो वीडियो को आगे कर करके उसे आंसर को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। मनुष्य साहित्य का लक्ष्य है, ऐतिहासिक दृष्टि साहित्य का लक्ष्य है, परंपरा इतिहास नहीं है, संप्रदाय परंपरा नहीं है। तो ये सभी के सभी कथन जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है रामचरितमानस के सोपानों कांडों का संगत वर्ग है। तो दोस्तों रामचरितमानस जो है इसमें 7 कांड हैं। तो इसका संगत वर्ग बताना है आपको, यानी कि पहले क्रमांक पे कौन है, दूसरे पे कौन है, इस तरह से आपको क्रम के अनुसार लगाना है। तो दोस्तों जो रामचरितमानस है यह तुलसीदास की रचना है और तुलसीदास ने इसकी रचना की थी 1574 में। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस कब लिखा था? तो 1574 में इसे लिखा था और रामचरितमानस को पूरा होने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है कि रामचरितमानस को पूरा लिखने में 2 साल 7 महीना और 26 दिन लगे थे और ये कब लिखा गया था? तो 1574 में लिखा गया था। तो इसमें 7 कांड थे। तो 7 कांड कौन कौन से थे? तो पहला था बाल कांड, दूसरा था अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, 5वां है सुंदर कांड, छठा है लंका कांड और अंतिम है उत्तर कांड। तो इनमें
4 कांड आपको इसमें ही दिए गए हैं, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड। अरण्य कांड से पहले आता है बाल कांड और अयोध्या कांड, और लंका कांड के बाद में आता है उत्तर कांड। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रबंध काव्य की दृष्टि से संगत वर्ग है। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि इन सभी रचनाओं में जो प्रबंध काव्य है उसकी दृष्टि से संगत वर्ग कौन सा है। तो प्रबंध काव्य दोस्तों क्या होता है कि जिसमें एक कथा हो और उस कथा का पूर्वापर संबंध भी हो, उसे कहते हैं प्रबंध काव्य। और दूसरा होता है मुक्तक काव्य। तो इसे एक आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि जिस कथा में या जिस काव्य में एक कथा चलती है, शुरू से अंत तक एक कथा चलती है और उस कथा में एक आपस में एक संबंध रहता है, उनमें जो छंद होते हैं उसको हम कहीं से निकालकर कहीं बीच में नहीं डाल सकते। यानी कि जैसे मुक्तक काव्य होता है तो मुक्तक काव्य अपने आप में पूरा होता है, उनमें एक ही छंद में पूरा अर्थ होता है, परंतु प्रबंध काव्य में ऐसा नहीं होता। इन सभी छंदों में आपस में क्रम रहता है, अगर उस क्रम को हम अदल बदल दें तो उसका अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। इसलिए प्रबंध काव्य में एक कथा होती है, उन कथा में एक पूर्वापर संबंध होता है, यानी कि हर जो छंद होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, जैसे कि मोतियों की माला के समान वे आपस में जुड़े होते हैं। तो इसीलिए ये पूछा गया है कि प्रबंध काव्य की दृष्टि से संगत वर्ग कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नंबर ए। पहला है मधुमालती, जहांगीर जस चंद्रिका, बेली कृष्ण रुक्मिणी री, बिसलदेव रास। तो यह संगत वर्ग है। दोस्तों जो मधुमालती है यह मंझन की कृति है, तो इसके कवि का नाम था मंझन। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है कि इनके कवि का नाम था मंझन। और ये सूफी काव्य है। तो जब आप सूफी काव्य पढ़ते हैं तो सूफी काव्य के अंतर्गत जिसे प्रेमाख्यानक काव्य भी कहते हैं, तो ये उसमें आता है मधुमालती। इसके जो लेखक थे, कवि थे, वो मंझन थे। दूसरा जो है जहांगीर जस चंद्रिका, यह केशवदास की रचना है। तीसरा जो है बेली कृष्ण रुक्मिणी री, यह जो है यह राठौड़ राज पृथ्वीराज की रचना है। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि दोस्तों ये जो प्रश्न है ये महाराष्ट्र सेट एग्जाम में 2-3 बार पूछे गए हैं। तो 2-3 क्वेश्चन पेपर में आप देखोगे, 2017 के क्वेश्चन पेपर में देखो, 18 के देखो, तो इनमें लगातार यही प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि मधुमालती मंझन की रचना है, जहांगीर जस चंद्रिका केशवदास की रचना है, बेली कृष्ण रुक्मिणी री यह राठौड़ राज पृथ्वीराज की रचना है, और यह डिंगल भाषा में लिखा गया है। दोस्तों इससे पहले हमने जब क्वेश्चन पेपर लिया था तो हमने बताया था कि डिंगल भाषा क्या होता है। तो ये आदि काल में डिंगल और पिंगल शैलियां प्रचलित थी। तो डिंगल शैली में दोस्तों राजस्थानी भाषा और अपभ्रंश भाषा का मिश्रण रहता है, यानी कि कह सकते हैं कि जिसमें राजस्थानी भाषा और अपभ्रंश भाषा का मिश्रण हो उसे डिंगल भाषा या डिंगल शैली कहते हैं। तो यह बेली कृष्ण रुक्मिणी री यह डिंगल शैली में डिंगल भाषा में लिखा गया है, और यह एक खंड काव्य है। तो प्रबंध काव्य में महाकाव्य और खंड काव्य आता है, तो यह खंड काव्य है। और दूसरा जो है बिसलदेव रासो, बिसलदेव रासो ये नलपति नाल की रचना है, यह भी आदिकाल की रचना मानी जाती है। तो दोस्तों अगला प्रश्न हम देखते हैं, जयशंकर प्रसाद की इन काव्य कृतियों का काल क्रमानुसार संगत वर्ग है। तो ये पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर है नंबर बी। पहले आता है चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, लहर। दोस्तों झरना को छायावादी काव्य का पहला काव्य माना जाता है। तो
छायावादी काल का जो पहला काव्य है वो बहुत से विद्वानों ने झरना को माना है। झरना लिखा गया था 1918 से, और छायावाद का जो आरंभ होता है वह भी 1918 से माना जाता है। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, भाषा विकास की दृष्टि से सही अनुक्रम है। तो दोस्तों, भाषा की जब हम विकास देखते हैं तो पहले हम देखते हैं कि संस्कृत, जिसमें हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, तो वहां से भाषा का विकास माना जाता है। तो पहले संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, यह क्रम है। तो यह क्रम आपको याद रखना है। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो नंबर ए, यानी कि पहले आता है पाली। पाली का समय था 500 ईस्वी सन पूर्व से लेकर पहली शताब्दी तक। फिर आता है प्राकृत। प्राकृत का समय था पहली शताब्दी से लेकर 500 ईस्वी तक। फिर आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश का समय था 5वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 10वीं शताब्दी तक। फिर आता है हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी यानी कि हिंदी भाषा, यह सब। तो इसका जो समय है 1000 ईस्वी से। दोस्तों, भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा का विकास क्रम और बोलियां, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको क्या करना है कि बोलियों का और भाषा का विकास यह कर ही जाना है। और इससे पहले जो हमने वीडियो बताया था तो उसमें हमने देखा था कि जो ध्वनि विज्ञान है, जिसमें घोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण, इसको हमने पिछले वीडियो में समझा है। तो यह भी आपको अच्छे से इसकी तैयारी करके जाना है, क्योंकि इनके ऊपर भी प्रश्न आता है। तो आइए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का उनके रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम है। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो नंबर ए है, धूर्त रसिकलाल, हिंदू गृहस्थ, सुशीला विधवा, आदर्श हिंदू। दोस्तों, यह सभी जो उपन्यास है वह भारतेंदु पूर्व, माफ कीजिए, प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यास हैं, और यह उपन्यास लज्जाराम शर्मा मेहता का है। तो यह जो धूर्त रसिकलाल है यह 1889 में लिखा गया था, और आदर्श हिंदू जो है वो 1914 में लिखा गया था। हिंदू गृहस्थ और सुशीला विधवा का प्रकाशन वर्ष पुस्तकों में बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए इसका जो सही क्रम है सेट के द्वारा यह सही किया गया था। तो 1889 में धूर्त रसिकलाल लिखा गया था और आदर्श हिंदू 1914 में। तो इसका सही क्रम यह है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है नंबर 36, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं का संगत वर्ग है। इसका सही उत्तर है नंबर 1। पहले आता है परिमल, फिर गीतिका, फिर तुलसीदास और कुकुरमुत्ता। तो परिमल का जो समय है वह है 1930, गीतिका का समय है 1936, तुलसीदास का समय है 1938 और कुकुरमुत्ता का समय है 1942। तो दोस्तों, यह बात आपको ध्यान में रखना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो रचनाएं हैं उसके ऊपर और जयशंकर प्रसाद, इन दोनों के ऊपर सेट के एग्जाम में ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो आपको इनकी रचनाओं को याद कर लेना है क्रम से। तो इसके ऊपर दोस्तों हमने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें हमने बताया था कि इन रचनाओं को कैसे क्रम से याद करना है। अगर आपने वह नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो पहले आता है परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। तो लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का संगत वर्ग है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है नंबर 1। ये सभी नाटक जो है ये लक्ष्मी नारायण लाल के हैं। पहला है गुरु, फिर यक्ष प्रश्न, गंगा माटी और खेल नहीं नाटक, यह सभी लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वृंदावन लाल वर्मा के नाटकों का संगत वर्ग है। दोस्तों, यह जो प्रश्न है इसका उत्तर एनटीए के द्वारा गलत दिया गया था, यानी कि इसमें ऐसा कोई भी
ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। तो इसलिए जब सेट का एग्जाम हुआ था 2018 में, तो इस प्रश्न का 2 मार्क्स सभी विद्यार्थियों को दे दिए गए थे, क्योंकि इन सभी चारों ऑप्शन में गलत ऑप्शन दिए गए थे। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, नागार्जुन के उपन्यासों का संगत वर्ग है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नंबर डी। पहले आता है दुख मोचन, फिर कुंभीपाक, हीरक जयंती और उग्रतारा। दोस्तों, जो दुख मोचन है यह 1957 में लिखा गया था, और कुंभीपाक 1960 में लिखा गया था। हीरक जयंती जो है यह 1961 में लिखा गया था, और उग्रतारा यह 1963 में लिखा गया था। तो यह क्रम आपको ध्यान में रखना है। दुख मोचन 1957 में लिखा गया था, कुंभीपाक 1960 में, हीरक जयंती 1961 में और उग्रतारा यह 1963 में लिखा गया था। दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का संगत वर्ग है। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, त्रिपथगा, विकट भट्ट, गुरुकुल और साक्य। ये सभी के सभी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित उपन्यासों में वर्णित गांव को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों, यह प्रश्न सेट के और नेट दोनों ही एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी प्रमुख उपन्यास हैं उनके गांव कौन से हैं, यानी कि जो जिन उपन्यासों में गांव का वर्णन हुआ है, तो यह बात आपको ध्यान में रखना है कि उनका गांव कौन सा है। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये री है, री, तो बेलारी, तो बेलारी गांव किसका है? तो ये गोदान का। तो यह बात आपको ध्यान में रखने की, बेराली गांव का वर्णन गोदान में हुआ है। फिर शिवपारगंज। दोस्तों, यह प्रश्न यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। इस बार भी जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न आया था कि शिवपारगंज का वर्णन किस उपन्यास में हुआ है? तो यह राग दरबारी में हुआ है। फिर मेरीगंज, यह मैला अंचल का है। और गंगोली जो है ये आधा गांव। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है कि उपन्यास में जो वर्णित गांव है उसके ऊपर यूजीसी नेट और सेट दोनों में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह बात आपको अच्छे से याद करके जाना है। तो बेराडी जो है वो गोदान में, शिवपारगंज जो है वो राग दरबारी में, मेरीगंज यह मैला अंचल का है, और गंगोली यह आधा गांव का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसके ऊपर हम जब हमने प्रश्न लिया था इसी क्वेश्चन पेपर में, आप दूसरा प्रश्न देखो तो आपको इसी प्रश्न पे आया था, घोष अघोष के ऊपर, अल्पप्राण महाप्राण के ऊपर, जिसमें पूछा गया था कि जैसे कि क हो गए, च हो गए, ट हो गए, प हो गए, तो इसके बारे में पूछा गया था। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे इसी वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। तो जिसमें मैंने विस्तार के साथ समझाया था कि घोष और अघोष क्या होता है, तो आप उसमें जाके देख सकते हो। इसका जो सही उत्तर है वो नंबर 1 है, यानी कि ख जो है ये महाप्राण आता है, महाप्राण। तो ख जो है वो महाप्राण है। एक मिनट थोड़ा, हाँ, तो ख जो है वो महाप्राण है, और स जो है वो उष्ण व्यंजन है। फिर प जो है वो घोष है, घ जो है वो, आप कीजिए, प जो है वो अल्प प्राण है, और घ जो है वो घोष है। तो दोस्तों, इसको मैं आपको समझा देता हूं एक बार फिर से। दोस्तों, घोष अघोष, अल्प प्राण महाप्राण, इसके ऊपर प्रश्न आते हैं। तो एक बार मैं संक्षिप्त रूप में इसको मैं फिर से आपको एक बार समझा देता हूं। दोस्तों, जो घोष है, तो घोष क्या होता है दोस्तों? यह ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत आता है, व्यंजनों के वर्गीकरण में।
तो घोष वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन हो, उसे घोष ध्वनि कहते हैं। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है कि घोष ध्वनि उसे कहते हैं जब ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन होता है, उसे घोष कहते हैं। और इसका जो उदाहरण है वह है 3, 4, 5। अब कहोगे अब ये आंकड़े कहां से आ गए? तो दोस्तों यह आंकड़े आपको ध्यान में रखनी है। 3, 4, 5 यानी कि जो क वर्ग है और बाकी जो वर्ग है उसके जो 3, 4, 5 नंबर की जो ध्वनियां हैं उसे घोष कहते हैं। जैसे कि 3 नंबर पे क्या आता है? ग आता है, फिर 4 नंबर पे घ आता है और 5 नंबर पे अड़ आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क जो है 1 नंबर पे आता है, ख जो है वो 2 नंबर पे आता है, ग 3 नंबर पे, घ 4 नंबर पे और 5 नंबर पे आता है ड़। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि जितने भी वर्ग हैं, जैसे कि हर वर्ग में 5-5 वर्ण आते हैं, तो जितने भी वर्ण है उसके अंतिम 3 ध्वनि जो है वो घोष कहलाती है। तो इसमें अगर हम देखें तो घोष ध्वनि जो देखा था हमने, तो वो देखा था 3 नंबर का, यानी कि दोस्तों हमने देखा था जैसे कि 3 और 4, 5, तो जैसे घोष का है तो घोष में जो घ है वो घ 4 नंबर पे आता है, तो ये घोष ध्वनि हुई। हमने देखा था। यह आपको केवल इतना ही ध्यान में रखना है कि घोष का जो उदाहरण है वो 3, 4, 5 यानी कि जितने भी वर्ग आते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, उसमें जो अंतिम 3 ध्वनि है वो घोष ध्वनि के अंतर्गत आती है। तो ये जैसे हम क ख ग पढ़ते हैं तो क ख ग घ 4 नंबर पे आता है, इसलिए घोष है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों अघोष क्या होता है? तो अघोष वह ध्वनि है जिनके उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता है। तो जिनके उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष ध्वनि कहते हैं। इसका उदाहरण है 1 और 2 यानी कि क और ख। उसी तरह जितने भी वर्ग है, चाहे वो क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, प वर्ग है, उस सभी की जो 1 नंबर और 2 नंबर के जो ध्वनियां हैं, जो वर्ण है, उसे अघोष कहते हैं। जैसे कि क, ख, च, छ, ये सभी अघोष ध्वनियां हैं। उसी तरह दोस्तों अल्पप्राण और महाप्राण। तो महाप्राण क्या होता है दोस्तों? कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे कहते हैं महाप्राण, और जिन ध्वनियों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें कहते हैं अल्पप्राण। तो महाप्राण का जो उदाहरण है वो है 2 और 4। ये बात आपको ध्यान में रखना है, 2 और 4 यानी कि 2 नंबर पे क्या आता है? ख। तो ख जो है वो 2 नंबर पे आता है और घ जो है वह 4 नंबर पे आता है। इसी तरह जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो क वर्ग हो, च वर्ग हो, ट वर्ग हो, प वर्ग हो, यानी कि जितने भी वर्ग होते हैं, इसके 2 और 4 नंबर के जो ध्वनियां हैं वह महाप्राण के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम इसका उदाहरण है ख। ख 2 नंबर पे आता है तो ख महाप्राण है, और क क्या हुआ? अल्पप्राण है। उसी तरह जैसे कि इसमें दिया गया है प, तो प जो है वो 1 नंबर पे आता है, इसलिए अल्पप्राण का उदाहरण है। तो अल्पप्राण में आते हैं 1, 3 और 5। यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि जितने भी वर्ग है उसमें 1, 3 और 5 वर्ग जो है वो अल्पप्राण का उदाहरण है। यानी कि जैसे 1 नंबर पे क्या आता है? क आता है, 3 नंबर पे ग आता है और अड़, ये अल्पप्राण है। दोस्तों इसके ऊपर अगर आपको चाहिए तो अलग से आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस पे काफी ज्यादा लिख दिया गया है तो हो सकता है कि आपको समझने में कठिनाई आए। परंतु आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि अल्पप्राण का उदाहरण है 1, 3, 5, महाप्राण का उदाहरण है 2 और 4। उसी तरह घोष का उदाहरण है 3, 4, 5 और अघोष का उदाहरण है 1 और 2। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अलंकार वर्ग के साथ इन अलंकारों को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों यह कुछ अलंकार दिए गए हैं और उन्हें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ग
कौन सा अलंकार कौन से वर्ग में आता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है नंबर 1, यानी कि साम्य मूलक अलंकार। तो साम्य मूलक अलंकार का है उत्प्रेक्षा। तो जब समानता के आधार पे उपमेय और उपमान को दर्शाया जाता है तो उसे साम्य मूलक अलंकार करते हैं। तो उसमें कई अलंकार आते हैं, जैसे कि रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, तो उसमें एक उत्प्रेक्षा भी आता है। तो यह साम्य मूलक अलंकार है। विरोधाभास, विरोधाभास में आता है असंगति। जब उपमेय और उपमान में विरोध दर्शाया जाए तो वह सभी विरोध मूलक अलंकार के अंतर्गत आता है। तो इसमें आता है असंगति। क्रम मूलक अलंकार, तो क्रम मूलक अलंकार का जो है वो एकावली, तो एकावली है क्रम मूलक अलंकार। निषेध मूलक अलंकार, तो निषेध मूलक अलंकार में आता है व्यतिरेक। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है, ये सभी अलंकार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हिंदी की महिला आत्मकथाकार और उनकी आत्मकथाओं का सुमेलित कीजिए। तो इसमें कुछ महिला आत्मकथाकारों की आत्मकथा दिए गए हैं और आपस में मिलान करना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो नंबर बी, यानी कि एक कहानी यह भी। यह किसका है? तो मन्नू भंडारी का। यह यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी दिया गया है। यह कहानी ये भी एक मन्नू भंडारी का है। फिर गुड़िया भीतर गुड़िया, यह मैत्रेयी पुष्पा का है। फिर लगता नहीं दिल मेला, लगता नहीं दिल मेरा, यह कृष्णा सोबती का है। और सिकंजे का दर्द, यह सुशीला टागभौरे का है। दोस्तों यह जो आत्मकथा है काफी बार इसके ऊपर प्रश्न आया है, तो यह बात आपको ध्यान रखना है, ये सुशीला टागभौरे का आत्मकथा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें कुछ उपन्यास दिए गए हैं और उनके कुछ लेखक दिए गए हैं, आपस में मिलान करना है। तो देशद्रोही, यह यशपाल का रचना है, उपन्यास है। तो देशद्रोही का है यशपाल। फिर जीने के लिए, यह राहुल सांस्कृत्यायन का है। सती मैया का चोला, यह भैरव प्रसाद गुप्त का है। बीज, यह अमृत राय का है। तो आपको यह ध्यान में रखना है, देशद्रोही यशपाल का है, जीने के लिए राहुल सांस्कृत्यायन का है, सती मैया का चोला यह भैरव प्रसाद गुप्त का है, बीज यह अमृत राय का है। दोस्तों अभी हम देखते हैं स्थापना और तर्क। दोस्तों स्थापना और तर्क को समझने के लिए आपको जो थियरी है वो पढ़ना पड़ेगा। बिना थियरी पढ़े आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। तो आइए देखते हैं स्थापना और तर्क। तो स्थापना दिया गया है, जाति पाति की व्यवस्था के प्रति वज्रयानियों का असंतोष स्वाभाविक था। तर्क दिया गया है, वज्रयान के अनुयायी अधिकतर निम्न जाति के थे। तो दोस्तों ये जो वज्रयानी हैं, यानी कि जो सिद्ध लोग हैं, हम सिद्ध साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो जाति पाति है, तो जाति पाति की जो व्यवस्था है उसके प्रति सिद्धों ने विरोध किया था, असंतोष यानी कि विरोध। तो जाति पाति की व्यवस्था के प्रति वज्रयानियों का असंतोष स्वाभाविक था। तो यह तर्क जो है, माफ कीजिए, ये जो स्थापना है ये सही है। वज्रयानी के अनुयायी अधिकतर निम्न जाति के थे, तो यह भी कथन जो सही है। यानी कि हम देखते हैं जो सिद्ध हैं, 84 सिद्ध माने जाते हैं। यह बात आपको ध्यान में रखना है कि 84 सिद्ध माने जाते हैं, और उसमें जो सरहपा है, सरहपा जो है वो प्रथम सिद्ध माने जाते हैं। तो इनसे ही सिद्धों का आरंभ माना जाता है। तो सरहपा, और जो पा शब्द है ये सम्मान का सूचक है। जैसे हम किसी को सम्मान देते हैं तो उसी प्रकार जितने भी सिद्ध है उनके नाम के साथ ये पा शब्द जुड़ा हुआ है। तो सरहपा जो है वो सिद्धों में प्रमुख माने जाते हैं, और इन्हें हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है।
यह भी आपको ध्यान में रखना है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो सरहपा है। तो सिद्ध साहित्य में जितने भी सिद्ध थे तो वे ज्यादातर जो थे वो निम्न जाति के थे। यह भी जो कथन है वो सही, यानी कि स्थापना भी सही दिया गया है और तर्क भी सही दिया गया है। सिद्ध साहित्य में हम देखते हैं जो वज्रयानी हैं, यानी कि सिद्ध साहित्य हैं, उनके साहित्य में हम देखते हैं कि जाति पाति की व्यवस्था के प्रति विरोध देखने को मिलता है, तो इसलिए यह सही है। और वज्रयानी के जो अनुयायी थे, यानी कि वज्रयानी में जो ज्यादातर जो लोग थे वो निम्न जाति के थे, यह बात भी सही है। तो इसलिए स्थापना और तर्क दोनों सही है। दोस्तों इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने देखा था सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य और जैन साहित्य, इनके ऊपर हमने वीडियो बनाया है। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके हिंदी साहित्य का इतिहास इस नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें जाके आप सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य देख सकते हो। उसमें हमने यह बताया कि सिद्ध साहित्य क्या होता है, नाथ साहित्य क्या होता है, जैन साहित्य क्या होता है, फिर उनके जो प्रमुख साहित्यकार है उनका परिचय भी हमने उसमें देखा है। दोस्तों अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो स्थापना दिया गया है, शास्त्रज्ञ विद्वानों पर सिद्धों और जोगियों की वाणियों का कोई असर नहीं दिखता, यही स्थापना दिया गया है। तर्क दिया गया है, शास्त्रज्ञ विद्वानों के शास्त्रार्थ और दार्शनिक खंडन मंडन बराबर चल रहे थे, यह भी दोनों कथन सही है। दोस्तों हम जब आदिकाल देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो सिद्ध साहित्य थे तो सिद्धों और जोगियों की जो वाणी थे उसका जो असर था वो केवल निम्न जाति और अनपढ़ लोगों पर ही ज्यादा पड़ रहा था। तो निम्न जाति और अनपढ़ लोगों के ऊपर इन सिद्धों और जोगियों के बातों का असर पड़ रहा था, परंतु जो पढ़े लिखे शास्त्रज्ञ थे, शास्त्रों के विद्वान थे, उनके ऊपर इन सिद्धों और योगियों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो यह कथन जो है, स्थापना जो है वो सही है। और तर्क क्या दिया गया कि शास्त्रज्ञ विद्वानों के शास्त्रार्थ और दार्शनिक खंडन मंडन बराबर चल रहे थे। तो जो शास्त्र को जानने वाले विद्वान थे वो अपने द्वारा जो खंडन मंडन की पद्धति में जो धर्म की बातें वो बराबर कर रहे थे, उनके ऊपर इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। इसलिए स्थापना और तर्क ये दोनों ही सही दिया गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। स्थापना दिया गया है, रामचरितमानस में तुलसीदास का केवल कवि रूप ही उभर कर सामने आया है। तर्क दिया गया है, रामचरितमानस में उपदेश नहीं। दोस्तों इसका जो स्थापना और तर्क दोनों गलत है। तो दोस्तों जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उसमें केवल कवि यानी कि तुलसीदास का केवल कवि का रूप ही नहीं देखते हम, उसमें हम तुलसीदास का जो भक्त रूप है यानी भक्त के रूप में हम तुलसीदास को देखते हैं। और यह बात आपको ध्यान में रखना है कि माफ कीजिए, तुलसीदास के जितने भी कवि हैं, यानी कि कैसे गलती हो गया तो माफ कीजिए एक बार फिर से, तो भक्ति काल के जितने भी कवि हैं वो पहले भक्त थे बाद में कवि। तो इसलिए तुलसीदास का जो रामचरितमानस में है तो उसमें तुलसीदास का जो भक्ति रूप है यानी भक्ति परक जो इन्होंने काव्य लिखे हैं ये प्रधान है। इसके अलावा समाज सुधार, क्योंकि इन कवियों ने क्या किया था, जितने भक्ति काल के कवि थे उन्होंने समाज में जो कुछ विडंबनाएं विसंगतियां थी उसे भी दूर करने का प्रयास किया था। तो इसलिए तुलसीदास के काव्य में केवल तुलसीदास का केवल कवि रूप ही नहीं देखने को मिलता है, इसके अलावा उनका जो भक्त रूप है वह भी देखने को मिलता है। तो इसलिए यह स्थापना जो है वो गलत है। और तर्क क्या दिया गया है कि रामचरितमानस में उपदेश नहीं है, तो यह तो एकदम गलत ही है, क्योंकि उनका जो उत्तरकांड है, रामचरितमानस का जो उत्तरकांड है अंतिम कांड, उसमें पूरा का पूरा उपदेश ही भरा गया है, जिसमें नीति के प्रति, राजनीति और कई उपदेश दिए गए हैं। तो उत्तरकांड में पूरा का पूरा उपदेश ही भरा गया है, तो इसलिए यह तर्क भी गलत है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। दोस्तों स्थापना और तर्क यह ऐसा प्रश्न होता है
इनको आपको सही करने के लिए आपको थियरी पता होना चाहिए। अगर आपको थियरी पता नहीं है तो आप अंदाजा इसको नहीं कर सकते। तो आइए अगला प्रश्न आप देखते हैं। स्थापना दिया गया है, स्वच्छंदतावाद भावमूलक मानवतावाद की प्रतिष्ठा करता है। तर्क दिए गए हैं, इनमें अभिजात पात्रों के बदलते जन सामान्य को साहित्य का विषय बनाया गया है। तो इसका स्थापना और तर्क दोनों सही है। यानी कि स्वच्छंदतावाद जो है, स्वच्छंदतावाद क्या होता है दोस्तों, कि जिसमें कवि किसी भी शास्त्रीय रूढ़ियों और परंपरा को नहीं मानता, वो किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करता, और इसमें मानवतावाद की प्रतिष्ठा होती है। यानी कि मानवता को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, मानव को केवल मानव के रूप में देखा जाता है, उसे किसी वर्ग धर्म के रूप में नहीं देखा जाता, मानव केवल मानव है। इसलिए जो स्वच्छंदतावाद है उसमें भावमूलक मानवतावाद की प्रतिष्ठा हुई है, ये स्थापना सही है। और तर्क क्या दिया गया है कि इसमें अभिजात पात्रों के बदलते जन सामान्य को साहित्य का विषय बनाया गया है। तो इसमें अभिजात वर्ग जो सामंतवाद है उसके बदले में जो जन सामान्य है, जन सामान्य को काव्य का साहित्य का विषय बनाया गया है। तो यह बातें भी स्वच्छंदतावाद पर लागू होती है, इसलिए स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला और अंतिम प्रश्न हम देख लेते हैं। स्थापना दिया गया है, उत्तर आधुनिकता स्थितियों का बहुवचनवाद है। तर्क दिए गए हैं, यह कलाकृति को बहुरूपता, बहुस्तरीयता और बहुआयामिता प्रदान करने की पक्षधर है। तो स्थापना और तर्क दोनों सही है। तो ये काव्य शास्त्र में, जब पाश्चात्य काव्य शास्त्र में हम पढ़ते हैं उत्तर आधुनिकतावाद, तो उसमें स्थितियों का बहुवचनवाद है, यह बात सही है। इसके साथ ही यह कलाकृति को बहुरूपता, बहुस्तरीयता और बहुआयामिता प्रदान करने की पक्षधर है। तो जैसे हम उत्तर आधुनिकतावाद, संरचनावाद, विखंडनवाद ये पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जो कला है या काव्य है उसका जो आलोचना है, उसकी समीक्षा है, वो बहुरूपता के या बहुस्तरीयता या बहुआयामिता, यानी कि कला को केवल एक पक्ष के रूप में नहीं देखा जाता, उसके हर एक पहलुओं को, हर एक पक्ष का वर्णन काव्य में होता है, या उनकी जो समीक्षा करते हैं वो हर पक्ष को लेकर करते हैं। इसलिए यह जो तर्क है वह भी सही है। तो इसमें स्थापना और तर्क दोनों सही है। दोस्तों यह था जो, माफ कीजिए, यह 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है सेट का वह था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। दोस्तों हम अपने चैनल पर 2018, 2019 इनका क्वेश्चन पेपर देख चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगले वीडियो में 2017 का क्वेश्चन पेपर और उसका स्पष्टीकरण। अगर इससे पहले जो हमने क्वेश्चन पेपर पे वीडियो बनाया है वो नहीं देखा है तो आप इसी वीडियो के नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो, नहीं तो सजेशन पे मैं इसका वीडियो डाल दूंगा, आप सजेशन पे क्लिक करके सभी वीडियो को देख सकते हो। धन्यवाद।